हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है ये इंडिया विजिट करने वाले हैं। और अब इस विजिट से पहले जो डेट है वो निकलकर सामने आई है। ये दिसंबर 5 से 6 तक है और ये 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट होगी, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से पहली बार है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, रशिया और यूएस के बीच में जो यूक्रेन को लेकर पीस टॉक चल रही थी वो स्टॉल कर गई है और यूएस द्वारा इंडिया पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम रशिया से तेल ना खरीदें, जिसके जवाब में इंडिया ने कहा है कि वेनेजुएला और ईरान से अगर हमको तेल खरीदने के ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम अपनी खरीद को कम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल रशिया से जो तेल की परचेज है उसको बंद नहीं किया गया है। साथ में यूएस द्वारा ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि इंडिया रशिया से वेपन्स खरीदता है काफ़ी भारी मात्रा में और हम यूएस से नहीं खरीदते हैं। तो यहाँ पर भी एक पेच फंस सकता है, क्योंकि कुछ वेपन्स डील जो है ये रशिया से प्लान करी गई हैं, जिसके अंतर्गत एडिशनल S-400 या फिर S-500 सिस्टम्स का प्रोक्योरमेंट देखा जा रहा है, जो कि 2 से 3 एडिशनल यूनिट का हो सकता है। साथ में इनफॉर्मल टॉक्स चल रहे हैं Su-57 को लेकर भी, जहां पर रशिया द्वारा एक टीम भेजी गई है जो कि इवेल्युएट करेगी कि क्या Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन से इनको इंडिया में प्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं, जिसके बाद ये अपना प्रपोजल सामने रख सकते हैं। और फिलहाल जैसा कि सुनने में आ रहा है, ऑफ द शेल्फ 2 से 3 स्क्वाड्रन लिए जा सकते हैं। उसके बाद 3 से 5 स्क्वाड्रन जो है ये इंडिया में बन सकते हैं। खैर, हमारे हिसाब से इतने बड़े नंबर्स में इनको कमिट करना ठीक नहीं होगा। अगर इनको एज अ स्टॉप गैप कंसिडर किया जा रहा है तो ये स्टॉप गैप नंबर्स में ही होने चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 2 से 3 स्क्वाड्रन्स। और इनको इंडिया में प्रोड्यूस करने पर भी विचार दोबारा से कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि प्राइस यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। साथ में रशिया में इनको प्रोड्यूस करने की बात करें तो भी रशियन एयरफोर्स को ही रिक्वायर्ड नंबर में ये डिलीवर नहीं हो पाए हैं। तो क्या ये समय पर इंडिया को डिलीवर हो पाएंगे? क्योंकि अगर हम इनको एज अ स्टॉप गैप देख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्विक डिलीवरी भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये जो 5 से 7 स्क्वाड्रन की बात चल रही है, हमारे हिसाब से ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। इतना बड़ा कमिटमेंट सही नहीं है और लोकल प्रोडक्शन से इनके हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अगर ये खुद ही इन प्लेटफॉर्म को प्रोड्यूस करके लोकल कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करने को तैयार होते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि लोकल प्रोडक्शन के लिए आपको ऑर्डर संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तब भी आप प्राइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आम का हमारा मेन गोल है और ये स्टॉप गैप है तो इनके बहुत बड़े नंबर्स जो हैं सही नहीं रहेंगे। साथ में जो एडिशनल 2 से 3 यूनिट्स S-400 या फिर S-500 के देखे जा रहे हैं वो हमारे हिसाब से सही चीज़ है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और हमें काफ़ी बड़े नंबर में एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए जो कि डिफरेंट रेंजेस के हों, डिफरेंट एल्टीट्यूड में इंगेज कर पाएँ टारगेट्स को और डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स को हैंडल कर पाएँ। इसलिए जितने ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स उतना बेहतर। तो 5 यूनिट्स हम पहले ही ले चुके हैं, जिनमें से 3 डिलीवर हुए हैं। कोशिश ये है कि अगले साल एक और या फिर दोनों हो सकते हैं या फिर 2027 तक दोनों हो जाएंगे। फिर 2 एडिशनल यूनिट्स यहाँ पर ले जाएंगे, जिसकी वजह से टोटल नंबर बढ़कर 5 से 7 स्क्वाड्रन्स का हो जाएगा, जो कि हमारे इनिशियल डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर में हम प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत सिमिलर कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम्स बना रहे हैं, जो कि 350 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को इंटरसेप्ट कर पाएंगे। वहाँ पर भी नंबर मिनिमम 12 यूनिट्स या फिर 12 स्क्वाड्रन्स होगा। बाकी यहाँ पर कहा जा रहा है कि S-500 को लेकर भी हम इंटरेस्ट शोकेस कर रहे हैं। ये हम पहले भी शोकेस कर रहे थे, लेकिन रशिया ने उस समय इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया था, क्योंकि वो खुद अपनी सर्विस के लिए इन्हें डेवलप कर रहे थे। अब हो सकता है रशिया इनको ऑफर करे। मीडिया में भी इसको लेकर पहले रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। S-500 जो है इसमें एडिशनल 2 और मिसाइल सिस्टम्स इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि एंटी बैलिस्टिक रोल्स को प्ले करते हैं। बाकी सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, रडार्स सिमिलर हैं। तो S-500 के साथ आपको एडिशनल ABM एबिलिटी मिल जाती है। तो ये दोनों ही डील एज अ स्टॉप गैप देखी जा रही हैं और अगर ढंग से एग्जीक्यूट करी जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल हमारे लिए हो सकती हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, और वो ये है कि अगर हम रशिया के साथ इन रक्षा समझौतों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये $multi-billion की डील होगी, और जो हम काफ़ी समय से रशिया पर से अपनी डिपेंडेंसी कम करते चले आ रहे हैं वेपन्स के मामले में, उसको फिर से बढ़ा देगा। और अगेन रशिया हमारा नंबर 1 वेपन सप्लायर बन जाएगा, जो कि वेस्ट नहीं चाहता है, स्पेशली अमेरिका नहीं चाहता है। इसलिए अमेरिका द्वारा अपने टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स इंडिया को ऑफर करे जा रहे हैं, और हो सकता है इससे ऑफेंड होकर अमेरिका कार्डसा सैंक्शंस भी इंडिया पर लगा दे, जैसे कि टर्की पर लगाए गए थे। और इसके लगने के बाद जो सबसे बड़ा खतरा होगा वो हमारे डोमेस्टिक फाइटर जेट प्रोग्राम्स का होगा, जिसमें
तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और AMCA अफेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ हमने टर्की के केस में देखी है, जहाँ पर S-400 परचेज करने के बाद उन्हें F-35 के प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया और उनके तैयार F-35 को उन्हें सप्लाई नहीं किया गया। ये सब फिर भी ठीक था, लेकिन अमेरिका ने इनके इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम कान को भी सैबोटाज करने की तैयारी कर ली, जिसके अंतर्गत जो कान में F110 इंजन लगते थे, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी लाइसेंसिंग को फिलहाल ब्लॉक कर दिया है, जो कि इनके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में बाधा डाल रहे हैं और इनके प्रोग्राम को सैबोटाज कर रहे हैं। साथ में कुछ समय पहले तक इन्हें F-16 को अपग्रेड करने की किट भी US प्रोवाइड नहीं करा रहा था। तो अगर आप US पर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट हैं तो अमेरिका उस चीज़ को आपके अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकता है। ये चीज़ हम पहली बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं और अभी हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अमेरिका पर। एक एक इंजन की डिलीवरी को काउंट किया जा रहा है ताकि तेजस मार्क 1 डिलीवर हो पाए। और अगर हम रशिया के साथ इन रक्षा समझौतों को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसके इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। US इंडिया पर इल्ज़ाम लगा सकता है कि हम रशिया यूक्रेन वॉर को भड़का रहे हैं, रशिया से एडिशनल वेपन्स को परचेज करके उन्हें फंड कर रहे हैं और उनके लिए रास्ता यहाँ पर साफ हो सकता है काटसा सैंक्शंस को लगाने के लिए, क्योंकि पहले से ही वो इस तैयारी में है कि इंडिया कोई गलती करे और उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो इंडिया के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जहाँ पर हमें रक्षा तैयारियों के लिए वेपन्स चाहिए जो कि रशिया से ही मिलेंगे, क्योंकि हम S-400 को पहले से ही ऑपरेट करते हैं तो पेट्रियट सिस्टम तो करेंगे नहीं। साथ में Su-57 के साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें रशिया प्रोवाइड करा रहा है वो अमेरिका F-35 के साथ देगा नहीं। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। हमें अगर इस कैटेगरी में प्लेटफॉर्म्स चाहिए तो यही दो ऑप्शंस हमारे पास हैं और इसलिए कहा जाता है कि आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। अगर आप अपनी रक्षा तैयारियों के लिए लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी ये शेप करेगा। फ्रांस नेटो का मेंबर होने के बावजूद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को इसलिए एंजॉय करता है क्योंकि वो अमेरिका पर किसी भी महत्वपूर्ण रक्षा सामग्री पर निर्भर नहीं है। इसलिए फ्रांस इंडिपेंडेंटली रशिया से भी डील करता है और उनके साथ भी रक्षा समझौते करता है। इसलिए कहा जाता है फ्यूचर प्रोजेक्ट कुशा है और आम का है, ताकि हमें कोई डिक्टेट ना कर पाए कि हमें किससे डील करना है या किससे नहीं करना है। साथ में इसलिए हम ये भी कहते हैं कि हमें फ्रांस से बात को आगे बढ़ाना चाहिए और अमेरिकन इंजन्स के ऑल्टरनेटिव्स को देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से अभी एक्ट कर रहा है वो बस मौके की तलाश में है। उन्हें मौका मिले और वो इस चीज़ों को एज ए लेवरेज यूज़ करते हुए आर्म ट्विस्टिंग करें, और वही केस आज हमारे सामने है जहाँ पर हम फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका का प्रेशर है, अगर हम अमेरिका के प्रेशर के आगे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं तो ये हमारी रक्षा के साथ समझौता होगा। तो ये जो प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया विजिट है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये शोकेस करेगी कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।